हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास है और लास्ट क्लास में हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट क्लास थी जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंदर हमने ये समझा कि आखिरकार ये चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे इस चैप्टर के अंदर हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या क्या पता चलने वाला है। लास्ट क्लास में जो कहानी आपने शुरू करी थी, चलिए उस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने ये समझा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। तो ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी जो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, जहां पर हमारी कंट्री का 1/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के काम में लगा हुआ था, तो उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एकदम थम सा गया, रुक सा गया। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर बैठा हुआ था, आखिरकार उस एरिया में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी किसी भी तरीके की हमें यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखी। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द मेन रीजन फॉर द स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आप सभी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानते हैं, यानी कि खेती बाड़ी, जहां से हमें मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल मिलता है। जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेस कहा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेग्नेशन, यानी कि ये जो रुक गया था, थम सा गया था, इसके रुकने और थमने के पीछे आखिरकार वो कौन से रीजन थे? तो ये 4 मेन रीजन थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के राज में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा थम सा गया था, रुक सा गया था। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, द सेकंड पॉइंट इज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड पॉइंट इज द लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड द फोर्थ वन इज द स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हम इन चारों ही पॉइंट को आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन चारों चीजों का इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जो कि है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस सुपर डुपर हिट मूवी की याद दिलाना चाहूंगी और आपको उसके कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगी जो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। ये आइए हम सभी देखते हैं उस मूवी की एक झलक। बंदगी तुम्हारी। इस साल जितना गेहूं, बाजरा, चावल लगान पड़ता है, उसका 2 गुना लगान वसूला जाएगा। ये हुक्म सारे प्रांत पर भी लागू होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जानते हैं। तुम कहाँ लगान? राक्षस! अरे गरम चीप जैसे काल की चला मार। हमारी हालत चुकी है क्या राजा से? फिर भी दुगना लगान। महाराज की जय। अब बताओ मुखिया जी, क्या बात है? महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आज तक भी बरखा नहीं हुई है और हमारे पास जो कुछ है उसमें इस साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। सो अन्नदाता, हम आपके पास पहले ही करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दें माई बाप। देखो मुखिया जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हैं। गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम योर हाइनेस? कैप्टन रसल, ये किसान एक अर्जी लेकर आए हैं। वो क्या? ये चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ कर दें, पर हमने बता दिया है कि ये नामुमकिन है। हाँ जी,
सो क्लिप्स देखकर आपको इस बात का अंदाजा तो लग ही चुका होगा कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाली हूँ। जी हाँ बच्चे, ये मूवी कहीं ना कहीं हमारे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ये जो इस मूवी का नाम है लगान, बेसिकली यही एक मेन पॉइंट है जो इस सिस्टम को डिफाइन करता है। यहाँ पर सारी लड़ाई ही लगान की थी और वहां लगान के लिए एक मैच खेला गया और यहाँ पर लगान को ना चुका पाने के लिए यहाँ पर भी एक लड़ाई चल रही थी। सो बेसिकली जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, इसके अंदर 3 लोग इन्वॉल्व थे, वही मियां बीबी और वो यानी कि यहाँ पर ये जो 3 लोग इन्वॉल्व थे वो कौन थे बच्चे? इस सिस्टम के अंदर एक तरफ थी हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट और दूसरी तरफ थे हमारे फार्मर्स, जो आजादी से पहले अपनी जमीनों के मालिक हुआ करते थे। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश राज आया, तो इन्होंने इनकी जमीनों को हड़प लिया और इन्हीं की जमीनों पर इन्हें किराएदार बना दिया। और जब इन्होंने इन्हें किराएदार बनाया तो बीच में एक मिडिल मैन रखा, जमींदार। अब इतने सारे लोगों की जमीनों को इन्होंने हड़पा था, तो और ब्रिटिश राज थे भाई, ये लोग राजा थे, तो राजा थोड़ी ना जा जाके सबसे पैसे इकट्ठे करता, तो इन्होंने बीच में अपने कुछ एजेंट सेट किए और वो एजेंट भी हम लोगों में से इन्होंने चुने। तो बीच में इन्होंने कुछ अपने एजेंट सेट किए जिनको नाम दिया इन्होंने जमींदार। अब ये जो जमींदार थे, ये गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में एक लिंक का काम करते थे। देखो, लिंक तो वो होता है ना कि जो दोनों तरफ से काम करे, बट ये जमींदार सिर्फ और सिर्फ उस कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। इन लोगों का मेन काम क्या होता था? उस गवर्नमेंट के लिए, उस राजा के लिए, उस रूलर के लिए फार्मर से ले जाकर रेंट कलेक्ट करना, और उसी रेंट को कहा जाता है लगान, जिसके ऊपर हमारी वो मूवी है। सो मूवी कहीं ना कहीं हमारे उन फार्मर्स के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उस ब्रिटिश राज का, उसको डिस्क्राइब करता है। सो देखिए बच्चे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है फिर? सो अंडर द जमींदारी सिस्टम, द प्रॉफिट एक्रूइंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ द कल्टीवेटर्स। हम कोई कर रहा था और उसका मजा कोई और ले रहा था। हमारे जो फार्मर्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, वो बहुत ही खून पसीना बहाकर मेहनत करके काम किया करते थे, लेकिन उनके उस काम से, उस मेहनत से जो प्रॉफिट हुआ करता था, उसे जमींदार आते थे और ले जाते थे। आपने देखा ना अभी कि किस तरीके से वो घुड़सवार आए और कह के गए कि अब से आपको डबल लगान देना होगा। वो इतने मेहनत से एक ही साल का लगान नहीं दे पा रहे थे, उनका खुद का घर नहीं चल पा रहा था और ऊपर से उनके ऊपर ये बर्डन डाल दिया गया था कि आपको डबल लगान देना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी तो हुआ। वो बेचारे फार्मर्स, वो कल्टीवेटर खूब मेहनत करते थे, खूब काम करते थे, लेकिन जो भी प्रॉफिट हुआ करता था वो सारा प्रॉफिट उनको जमींदार को सौंपना पड़ता था। आगे देखिए, The zamindars and the colonial government did nothing to improve the condition of the agriculture। और उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं था कि तुम अपनी जिंदगी कैसे काट रहे हो यार। उन्हें क्या मतलब है? उन्हें लगान मिल रहा है, वो मौज में अपनी जिंदगी काट रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं करना था। वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करते थे। वो ये देख भी नहीं रहे थे कि ये बेचारे फार्मर्स किस तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हैं, कि इनके लिए कुछ फैसिलिटीज दी जाए, कुछ भी नहीं करते थे वो। आगे देखिए, The main interest of the zamindar was only to collect the rent regardless of the economic conditions of the cultivators। उनका जमींदारों का सिर्फ एक ही काम हुआ करता था, वो जाते थे, लगान कलेक्ट करके लेकर आते थे, और यहाँ पर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। याद करो, अभी मैंने उस क्लिप के अंदर आपको जब दिखाया तो वो लेडी किस तरीके से भाग भाग कर उनके पीछे जाती है और उनको किस तरीके से भला बुरा कहती है। क्यों? क्योंकि यार वो अंदर से दुखी थी। जब इंसान अंदर से दुखी होता है और सामने से और उसके ऊपर दुख आने लगता है तो इंसान का दिल रोता है। तो उसका दिल रो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके घर में शायद उसके बच्चे भूखे पेट सो रहे थे और वो नालायक डबल लगान मांग रहे थे। और यहाँ पर भी तो देखो ना, उन्हें उनकी इकोनॉमिक कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनको सिर्फ क्या चाहिए था? पैसा, रेंट चाहिए था। अब आपको अब तक मैंने जितना भी समझाया और जो मैंने मूवी में दिखाया, उससे आपको ये लग रहा है कि यार ये जमींदार भी असली विलन है, कॉलोनियल गवर्नमेंट उसके पीछे छुपी हुई है। बच्चे, जमींदार विलन है, बट कहीं ना कहीं वो जमींदार भी मजबूर था। कैसे मजबूर था? चलिए इस मूवी की एक और क्लिप में आपको दिखाती हूँ, आइए देख। हुकुम। पिछले 3 साल से हमारी प्रजा ने सिद्धेश्वर के मंदिर में पूजा नहीं की है। उनका विश्वास है कि पिछले साल जो उन पर तकलीफें आई हैं, वहां पूजा करने से खत्म हो जाएंगी।
लेकिन जिस प्रांत में मंदिर है उस प्रांत का राजा है राजा दिलया सिंह, आपका चचेरा भाई और दुश्मन। और आपका अजीज दोस्त। मुझे विश्वास है कि अगर आप दिलेर सिंह से बात करेंगे तो वो बात टालेगा नहीं। नहीं जी नहीं, शुक्रिया, हम शाकाहारी हैं, आई मीन वेजिटेरियन। तो कैप्टन रसल क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? Well, he could be persuaded. आपका काम हो सकता है, but on one condition. एक शर्त है। शर्त? हाँ हाँ कहिए। Eat the meat, Your Highness. आप ये गोश्त खाए और मैं दिलया सिंह से बात करूंगा। As I told you, I'm a vegetarian. हम शाकाहारी हैं। सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा। You eat it and consider your job done. Andrew. Eat the meat. हमारे गोश्त खाने से मंदिर का क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मैं आपको गोश्त खाते हुए देखना चाहता हूँ। कैप्टन रसल, कर्म का धागा पहनने के लिए हम धर्म का धागा नहीं तोड़ सकते। I'm sorry. Well, ठीक है, तो फिर आप मुझे डबल टैक्स दीजिए। दुगना लगा? So, दुगना लगा। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। ब्रिटिश राज हिंदुस्तान के बारिश से नहीं नहाता राजा जी। बारिश या नो बारिश, मुझे तो ये छावनी बरकरार रखनी है। फौज का खर्चा उठाना है, उनका खाना पीना कपड़े सब कुछ आपकी सुरक्षा के लिए। किसान देंगे कैसे? Come on राजा जी, सिर्फ दुगना लगान ही तो है, और फिर आप कुछ भी तो नहीं खाते। आया समझ कुछ कि हमारा जो वो जमींदार था, वो जो राजा जी थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे। दुखी वो भी थे, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसे टर्म्स रख दिए जाते थे कि वो बेचारे भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के कठपुतली बनकर रह गए थे जो उनके इशारों पर नाच रहे थे। तो देखो, हमारे आगे का पॉइंट यही डिस्क्राइब करता है, द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार्स अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। ये जो हमारा जमींदार इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा था, जो हमारा जमींदार इतना ज्यादा निर्दयी हो रहा था, वो उसके पीछे उसकी खुद की गलती नहीं थी। ब्रिटिशर्स उसके सामने कुछ इस तरीके की टर्म्स और कंडीशंस रखा करते थे कि उन्हें इस तरीके का एटीट्यूड रखना पड़ता था, उन्हें अपने लोगों से ही इस तरीके से पैसा मांगना पड़ता था, क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं मजबूर थे। इवन द डेट्स फॉर डिपोजिटिंग द स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, failing which the जमींदार were to lose their rights। और पता है, उनके सामने डेट्स फिक्स कर दी जाती थी कि जमींदार तुम्हें इस दिन तक लगान इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, अगर तुम लगान इकट्ठा करके नहीं लेकर आओगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे राइट्स खोने पड़ेंगे, कि ये जो तुम्हें हमने बिठा रखा है गद्दी के ऊपर, ये जो तुम्हें राजा जी हमने बना रखा है, इस राजा जी की पोस्ट से तुम्हें हटा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जमींदार को ये लगता था कि अगर हम हट गए तो हमारी जगह पर हो सकता है अपने में से किसी को चुन लेंगे, तो वो और भी ज्यादा फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करेगा। तो उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से उन्हें अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा था। सो ये था हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो हमने मेन चीजें क्या पढ़ी इसके अंदर? सबसे पहली बात कि ये मेन रीजन था, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करने का सबसे पहला और मेन कारण यही था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसके अंदर जो भी प्रॉफिट्स हमारे फार्मर्स अर्न किया करते थे, जो भी कल्टीवेटर्स हमारे कमा रहे थे अपने मेहनत से, वो सारा प्रॉफिट उन्हें जमींदारों को सौंपना पड़ता था।
हमसे ही पैसा लेते थे और हमें ही नहीं पूछते थे, यानी कि हमसे सारा हमारा प्रॉफिट ले जाया करते थे एज लगान। उसके बावजूद भी हमारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए कोई भी इंप्रूवमेंट उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं किया। इन्हें किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था कि हमारे कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। उसके अलावा जो जमींदार थे वो बेचारे भी मजबूर थे। क्यों? क्योंकि जो टर्म था रेवेन्यू सेटलमेंट का वो कुछ इस तरीके का था कि हमारे जमींदार को एक स्ट्रॉन्ग, एक नेगेटिव एटीट्यूड अपनाना ही पड़ता था। जो डेट थी लगान को सबमिट करने की वो भी फिक्स कर दी जाती थी, और अगर कोई जमींदार टाइम पर लगान नहीं भरता था तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता था, यानी कि उससे उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंड सेटलमेंट सिस्टम अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेग्नेशन के पीछे एक रीजन है, वो है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए जरा पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या हुआ कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे वो जो भी खेतीबाड़ी करते थे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए किया करते थे। सेल्फ कंजप्शन का मतलब कि वो जो भी खेतीबाड़ी करके उनकी हार्वेस्ट होती थी, उस पूरी हार्वेस्ट का इस्तेमाल वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किया करते थे, यानी कि अपना पेट पालने के लिए ही सिर्फ वो खेतीबाड़ी की जा रही थी। तो इस तरीके से वो अपना गुजारा कर रहे थे कि चलो खाने का सामान तो वो अपने यहाँ पर ही बनाकर खा लिया करते थे, कम से कम उनके परिवार को भूखे पेट सोना नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये बात हमारे इस गवर्नमेंट को, ये हमारी जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये बात इनको पसंद नहीं आ रही थी। किसी को खाता हुआ देखकर कहाँ किसी को आज के टाइम पे चैन और सुकून आता है, तो ये तो वैसे भी ये पराये लोग थे। तो इन लोगों को इस बात से सुकून नहीं पड़ रहा था कि यार ये कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो इन्होंने दूसरी बर्बादी का कारण हमारा शुरू किया कि इन्होंने फार्मर्स को लालच दिया। इन्होंने कहा कि फार्मर्स, हम तुम्हें अच्छा खासा पैसा देंगे, हम तुम्हें बहुत अच्छा खासा पैसा देंगे और तुम्हारा और भी डेवलपमेंट होगा। जब हम तुम्हें अच्छा खासा पैसा देंगे तो तुम्हारा इकोनॉमिक स्टेटस, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ेगा। तो पर एक शर्त है, उस पैसे के बदले में आपको हमारे लिए क्या करना होगा कि भाई अभी तो तुम लोग फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, अभी तो तुम सिर्फ ऐसी ही क्रॉप ग्रो कर रहे हो जो तुम्हारे पेट भरने के लिए जरूरी है। आप एक काम करो, फूड क्रॉप्स को छोड़ दो। क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है तुम्हें इससे? क्या तुम्हारा कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ग्रोथ हो रही है तुम्हारी? नहीं हो रही ना। तुम ऐसा करो, फूड क्रॉप्स को उगाना करो बंद और उसकी जगह पर कैश क्रॉप्स उगाओ जरा तुम, कैश क्रॉप्स। ठीक है। अभी कैश क्रॉप से क्या मतलब था उनका? कैश क्रॉप से उनका मतलब था कि तुम जो भी क्रॉप्स ग्रो करोगे, जो भी तुम सामान यहाँ पर उगाओगे, उसको मार्केट में हम बेच कर आएंगे, और बेच कर आएंगे तो देखो पैसा मिलेगा, और जो पैसा मिले उससे तुम अपने परिवार के भलाई के लिए इस्तेमाल करना। तो इस तरीके का लालच ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ के फार्मर्स को दिखाया और उनसे कहा कि अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए मत उगाओ, आप अपने पेट भरने के लिए काम मत करो, तुम अपने डेवलपमेंट के लिए काम करो। तो फूड क्रॉप्स को हटाओ और कैश क्रॉप्स को ग्रो करो। तो ये जो हमारे भोले भाले फार्मर्स थे, इन्हें अपने जाल में, इन्हें अपने षड्यंत्र में इन्होंने फंसा लिया। अब वही हमारे जो इंडियंस है वो तो है ना भोले भाले से, बेचारे वो फंस गए। तो अब क्या हुआ, उसके बाद फार्मर्स ने फूड क्रॉप्स ग्रो करना बंद कर दिया, कैश क्रॉप्स बनानी शुरू कर दी, और यही कैश क्रॉप्स बना के ये मार्केट में बेची जा रही थी, जिसका इस्तेमाल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपनी होम कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कर रही थी। तो काम हमारे फार्मर्स से कराते थे, हमारे फार्मर्स से कैश क्रॉप्स ग्रो करा के उसका इस्तेमाल सीधे अपनी होम कंट्री में किया करते थे। यानी कि फिर से वही बात, खाना हम बना रहे हैं, खा ये रहे हैं, और अपने खाने के लिए अब इन्होंने देखो क्या किया, कैश क्रॉप्स ग्रो करा ली हमसे, अब वहां पे अपनी होम कंट्री में ले गए सारा सामान बनवा के हमसे। अब हमारे पास क्या बचा? थोड़ा सा पैसा जो ये लोग हमें दे रहे थे। अब उस पैसे का इस्तेमाल से हम क्या कर रहे थे? अपने लिए खाना खरीद रहे थे, और वो खाना भी इन्हीं की कंट्री से खरीदा जा रहा था। तो लुट गए, हो गई खराब हमारी कंट्री। बस यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो तबाह होता चला गया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर एक बोल्ड स्टेप नहीं लिया, हमने वहां पर स्ट्रांग होकर नहीं कहा कि नहीं,
हम कैश क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, अपना पैसा वापस ले जाओ। अगर वहां पे हम स्ट्रांग हो जाते तो शायद हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ और हो सकती है। तो चलिए अब इसको और पढ़ते हैं। सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर द सेल, यानी कि जब बाजार में बेचने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो rather than for the self consumption, अपने लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ऐसे प्रोडक्शन को कमर्शलाइज्ड प्रोडक्शन कहा जाता है। तो हमारे एग्रीकल्चर में भी कमर्शलाइजेशन आ चुका था। हालांकि आप इसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, बट पर हमारे फार्मर्स के ऊपर इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जहां हम खुद के लिए पहले बनाकर खा रहे थे, अब उसी खाने के लिए हमें ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा था। सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कहां से शिफ्ट हुआ? सेल्फ कंजप्शन से मार्केट में बेचने की तरफ शिफ्ट हो चुका था। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वर गिवन द हायर प्राइस। अब ये काम उन्होंने कैसे किया था? वही लालच देकर, लालच दिया फॉर प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड जूट। तो उन्होंने कहा छोड़ो ये खाने पीने की चीजों को, कहां तुम बना रहे हो, ये तो तुम्हें मिल ही जाएगा, ये कॉटन बनाओ, जूट्स बनाओ और हम तुम्हें क्या देंगे? अच्छा पैसा देंगे। ठीक है, अब तुम्हें तो पता है ना अच्छे की कोई परिभाषा थोड़ी है। उसके बाद बट दिस कुड हार्डली हेल्प द फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारे फार्मर्स को, कोई खास फायदा नहीं हुआ। एज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द फूड क्रॉप्स नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग द कैश क्रॉप्स, क्योंकि जाल में फंस चुके थे। उन्होंने पैसा दिखाया, हमारे फार्मर्स फंस गए उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर और फूड क्रॉप्स को छोड़कर कैश क्रॉप्स ग्रो करना उन्होंने शुरू कर दिया, विच वर अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रीज बैक होम। और यही सारा सामान कॉटन ले जाते थे अपनी कंट्री में, कॉटन क्लोथ्स बना लिया करते थे। जूट ले गए अपनी कंट्री में, जूट बैग बना लिया उन्होंने, और भी जूट से जितने भी प्रोडक्ट्स बन सकते थे वो उन्होंने इस्तेमाल किया। हमारा सामान अपनी इंडस्ट्री में ले गए, अपनी इंडस्ट्री से फिनिश गुड्स बनाए और यहाँ हमारी मार्केट में आकर उन्होंने उस सब चीजों को बेचना शुरू कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई थी कि जहां पर हमारी कंट्री एक्सपोर्टर बन चुकी थी रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट कर रही थी फिनिश गुड्स का। याद है मैंने बोला था कि उनका मेन मकसद क्या था? हमारे आने का मेन मकसद यही था। आपको समझ आ रहा होगा। सो ब्रिटिश रूल प्रमोटेड द शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। तो यहां पर हमने क्या समझा? हमने समझा कि दूसरा कारण ये था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि जहां पर पहले हम अपने लिए खाना बना रहे थे, अपने परिवार को पालने के लिए खाना बना रहे थे, फूड क्रॉप्स को हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने हमारी इसी चीज पर वार किया और हमारे फार्मर्स को बहला फुसलाकर हाई प्राइस का लालच देकर फंसाया और उन्हें कहा कि अरे छोड़ो फूड क्रॉप्स को बनाना, कैश क्रॉप्स को ग्रो करो। और उन कैश क्रॉप्स को ग्रो करके वो अपने इंडस्ट्रीज में ले जाया करते थे अपनी कंट्री के अंदर, वहां से उसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हमारी कंट्री की मार्केट में आकर बेचते थे और उसी सामान को खरीदने के लिए हम उसी पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे जो उनसे ही हमें मिला था, क्योंकि हमने उनको अपने कैश क्रॉप्स बेचे थे। तो हमें क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। हमारी जेब में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बस हमारी बुद्धि खराब हो गई थी कि हमने उनकी बातों को मान लिया और अब हम उनके चक्रव्यूह में फंस चुके थे, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर लगातार गिरता जा रहा था। तो हम दो कारण तो पढ़ चुके हैं, चलिए बढ़ते हैं अब इसके तीसरे कारण की तरफ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अच्छा देशभक्ति गीत है ना ये। अब आप सोच रहे हैं कि मैडम देशभक्ति गीत तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपने इसे बहुत बेसुरा गाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। पर मैंने ये गाना इसलिए गाया क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं ये सारे देशभक्ति गीत आज मेरे जहन में आ रहे हैं कि ये गाने हमारे भारत को कितने अच्छे से दर्शा रहे हैं, लेकिन हमारे भारत की हालत कितनी खराब थी उन ब्रिटिशर्स के राज में। तो ऐसा ही कुछ तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि जहां हम गाने में गा रहे हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उसी देश की धरती की प्रोडक्टिविटी कैसी थी? लो थी। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीजों की कमी थी और उस कमी की वजह से हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो पूरे देश को खाना खिला रहा था, उस एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम थी। तो आखिरकार उसके पीछे क्या रीजन थे, देखते हैं।
तो अब इसी चीज को दर्शाने के लिए कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों थी, किस तरीके से एग्रीकल्चर में काम किया जाता था, तो चलिए एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में काम हो रहा था और क्यों ये प्रोडक्टिविटी इतनी कम थी। आइए। तो अब आपको समझ आया कि क्यों हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर उस समय में इतना कामयाब नहीं था। आज हमारे पास इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पर गांव के अंदर भी पावर सप्लाई आ चुकी है, हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, हमारे यहाँ पर बेटर क्वालिटीज ऑफ सीड्स मिला करते हैं, फार्मर्स को अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती है कि किस तरीके से वो कल्टीवेशन का काम कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीजें मौजूद है, लेकिन उस टाइम पे इनमें से कुछ भी हमारे फार्मर्स के पास नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग पीछे रह गए। तो जब हम गिरते हैं तो एक बार तो ऐसा होता है कि हम खुद उठ जाते हैं, बट कई बार हम इस तरीके से गिर जाते हैं, हम इस तरीके से किसी दलदल में गिर जाते हैं कि वहां से निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी के सहारे की जरूरत होती है। तो हमारे इंडियन फार्मर्स को भी उसी सहारे की जरूरत थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें कोई सहारा नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ उन्हें सर्वाइवल दिया कि तुम बस यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन इस दलदल से बाहर नहीं आ सकते। तो देखिए कि क्या हुआ। So low level of technology थी, lack of irrigation facility थी, negligible use of fertilizers, यानी कि ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास इरिगेशन के लिए कोई फैसिलिटी थी। हम उस टाइम पे रेन पे डिपेंड करते थे, यानी कि मॉनसून पे डिपेंड करते थे। negligible use of fertilizers इस्तेमाल ही नहीं होते थे। All these added up to the aggravate the plight of the farmers, और इन सभी चीजों ने हमारे फार्मर्स की जो हालत थी उसको और भी ज्यादा खराब कर दिया एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और इन्हीं सब चीजों की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती चली गई, लो होती चली गई। The farmers had no access to the resources and the modern technology. Farmers ना तो उनके पास कोई resources हुआ करते थे, ना ही उनके पास कोई modern technology थी। आज ट्रैक्टर से खेत जोते जाते हैं, उस बेचारे फार्मर को तो मैनुअली ही खेत जोतना आता था। वो कैसे उन सब चीजों का इस्तेमाल करता जब तुमने उसे इस्तेमाल करने ही नहीं दिया? तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती? तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। The zamindars and the British rule spent the little on agriculture or on the modern technology to implement in agriculture sector. अब उन्हें फुर्सत ही कहाँ थी, अपनी मौज मस्ती से उन्हें कहाँ फुर्सत थी। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में क्लिप दिखाई, उसमें क्या कहता है वो ब्रिटिशर कि अगर मैं लगान नहीं लूंगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा, तो मेरे यहाँ पे काम करने वाले लोगों को मैं पैसा कैसे दूंगा, इनके कपड़े कैसे खरीद के लेकर आऊंगा, इनका मेंटेनेंस कैसा होगा। अरे तुम्हें अपने लोगों की इतनी चिंता है, और जिन लोगों से तुम ये सामान ले रहे हो, जिन लोगों से तुम पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। तो वो जमींदार, वो ब्रिटिशर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ नहीं करती थी, ना ही उनको कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे रही थी। तो क्या होता, यही होना था। सो प्रोडक्टिविटी लेवल कैसा रह गया, लो रह गया। सो क्यों है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नो एक्सेस टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन सब चीजों की वजह से प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी, कम ही रहेगी ना। सो ये एक और मेजर रीजन था जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके आखिरी पॉइंट की तरफ। सो हमारा आखिरी पॉइंट है इसका, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या हुआ भाई, कॉलोनियल गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, तो वो आगे से कहती थी कि हम नहीं कर रहे तो तुम खुद कर लो ना, अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप कर लो। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हुई जिसके लिए मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है। पता है कौन सी मूवी का? चलो एक काम करते हैं, आपको भी दिखाई देती हूँ, चलिए जरा देखते हैं उस मूवी का सीन। देखिए, हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? देखिए, आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए, उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। सच नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं, एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, जर, जमीन या जोरू। ए भगवान, अब मैं जोरू कहाँ से?
तो इस सीन को देखकर आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हमारे फार्मर्स की भी कुछ ऐसी ही हालत थी कि पहले ही हम अपनी जमीनों को खो चुके थे और उसके बाद तुम हमसे कुछ ऐसी डिमांड कर रहे थे जो हम पूरी कर ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास किस चीज की कमी थी? रिसोर्सेज की। अगर हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज होते तो हम तुम्हें यहाँ टिकने ही क्यों देते जरा। सो इंडियन एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी थी इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डीसैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। अब इसका मतलब क्या होता है? डीसैलिनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो भी सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसे निकाल लिया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी थी। ये सभी चीजें इन्वेस्टमेंट मांग रही थी कि यार कहीं से तो पैसा आए और इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकले। While a small section of farmers changed their cropping pattern from the food crops to commercial crops, हालांकि हमारे बहुत सारे फार्मर्स ने, जैसा कि अभी हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा, उन्होंने अपना पैटर्न ही बदल दिया था। वो क्या हुआ कि वो अलग ही रास्ते पे चल दिए थे कि यार हम अब फूड क्रॉप्स नहीं बनाएंगे, हम कैश क्रॉप्स में जाएंगे। वो तेज चलने की उन्होंने कोशिश करी, पर उससे क्या हुआ? अपना खुद का ही नुकसान कराया ना। लेकिन अपना खुद का ही नुकसान कराया, कोई पैसा तो उनके पास तब भी नहीं आया था। तो यहाँ पर इन सब चीजों ने और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। सो अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, द स्मॉल फार्मर्स एंड द शेयर क्रॉपर्स भी वही होता है, एक टेनेंट फार्मर यानी कि जिसने किराए पे जमीन ले रखी होती है, यानी कि जमीन किसी की, आप जस्ट उस जमीन पे काम करते हो। ठीक है, सो the tenants, small farmers and the sharecroppers neither had the resources and the technology nor had the incentive to invest in the agriculture। यानी कि ये यहाँ पर उनके पास कुछ नहीं था उनके हाथ में, ना उनके पास रिसोर्सेस थे, ना उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास कोई पैसा था जिसे वो इन्वेस्ट कर सकते थे। तो कुछ भी नहीं था हमारे पास कि उस टाइम पर हम अपने आप को, हम जो यहाँ पर लगातार ब्रिटिशर्स का ये जो हम एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे थे, तो उस झेलने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं था। कहते हैं ना कि मनी इज नथिंग, और कोई लोग कहते हैं मनी इज एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें सच होती नजर आती हैं कुछ कुछ कंडीशन में कि अगर इन लोगों के पास भी पैसा होता तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग होते, तो ये एक स्ट्रांग मूव ले सकते थे। हमने पढ़ा इस पॉइंट के अंदर कि हमारे इंडियन फार्मर्स के पास रिसोर्सेज की कमी थी, और उस रिसोर्सेज की कमी की वजह से, चलो ब्रिटिशर्स तो नहीं कर रहे थे कुछ, हम भी कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर पाए। तो आज हमने ये पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेग्नेशन के पीछे, इस थम जाने के पीछे क्या कारण था। तो वो 4 कारण थे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जहां पर हमसे लगान इकट्ठा किया जा रहा था। दूसरा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे पैटर्न को ही बदल दिया गया था, हमें फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट किया गया, जहां पर हम सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन करना हमने शुरू कर दिया। तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास फैसिलिटीज की कमी थी, फर्टिलाइजर्स नहीं थे हमारे पास कि जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। फोर्थ वन इज कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, हम पहले ही अपना पैटर्न बदल चुके थे, फ्लड कंट्रोल्स हम नहीं कर पा रहे थे, तो इन सब चीजों के अंदर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं थी। तो ये 4 ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थम सा गया। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आपको ये रीजन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह करने के पीछे ब्रिटिशर्स का क्या हाथ रहा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आगे के पार्ट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।